हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 मार्च एग्जामिनेशन के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स रिसर्च और ऑपरेशन मैनेजमेंट में सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करेंगे सभी सवालों के ऊपर। तो आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का कोर्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है हमारे पास, इन डिसीजन एनालिसिस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड एज। तो अगर आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए कितना वैल्यू देने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम एग्जांपल लें, आपको डिसीजन लेना है कि आप कोई नया मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सीधा सीधा मार्केट में उसे लॉन्च कर दे, और अगर आप सीधा सीधा मार्केट में उसे लॉन्च कर देते हैं, कोई ज्यादा रिसर्च नहीं करते, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह नहीं करके देखते हैं, पहले मार्केट को प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं, तो लेट्स सपोज आपका जो पे ऑफ वहां से रहने वाला है वो यहाँ पे 10 लाख का रहने वाला है। ओके, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रॉपर पहले रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं और फिर उसे लॉन्च करते हैं। और इस केस में आप एक बेहतर मॉडल, एक बेहतर मोबाइल लॉन्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो उस केस में जो आपका पे ऑफ रहेगा वो लेट्स सपोज आपका 25 लाख यहाँ पे रहेगा। अब देखो जी, यहाँ पे आपका जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, उससे आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन कुछ हद तक मिल गई। पहले आप इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ लॉन्च कर रहे थे तो 10 लाख की आपकी पे ऑफ थी, बट अभी आप कुछ हद तक परफेक्ट इंफॉर्मेशन पे पहुंच गए और 25 लाख की पे ऑफ आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कोई कहे कि मैं आपके लिए ये रिसर्च कर देता हूं और ये रिसर्च के लिए मैं आपसे 1 करोड़ रुपए लूंगा, तो आप क्या उसको एग्री करेंगे? आप बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं बिना रिसर्च के करता हूं तो 10 है, बढ़ के होता है 25 लाख, तो मैक्सिमम 15 लाख का मुझे फायदा होता है, तो मैं आपको 1 करोड़ क्यों पे करूं? अगर कोई पर्सन 15 लाख या उससे कम में आपके लिए रिसर्च करना चाहेगा, तभी आप उससे रिसर्च करवाएंगे, एक्सपेरिमेंटेशन कराएंगे, अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कराएंगे। तो दिस इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली आपका वो प्राइस है जो कि आप पे करने को तैयार होते हैं ताकि आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाए। तो ये प्राइस मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसे आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस एक्सपेक्टेड पे ऑफ विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ हमारा 25 लाख का पे ऑफ था और विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन हमारा पे ऑफ 10 लाख का था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द परफेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास 15 लाख निकलकर यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको एक अपर बाउंड यहाँ पे मिल जाता है कि इतना मैक्सिमम खर्चा जो है आप एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर कर सकते हैं। 15 लाख से आप ऊपर खर्चा एक्सपेरिमेंटेशन पे नहीं करेंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हमने यहीं पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सवाल है यहाँ पर, अ कोल्ड ड्रिंक बोटलिंग प्लांट fills bottles of 500 ml capacity with mean of 500 ml and a standard deviation of 5 ml। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5 ml का रहता है और मीन हमें यहाँ पे 500 ml का यहाँ पे दे रखा है। एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द बॉटल्स वुड कंटेन कोल्ड ड्रिंक बिटवीन 490 ml प्लस 510 ml। तो देखो, मीन मेरे पास 500 ml है। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि कितनी परसेंट बॉटल्स में 490 ml से 510 ml के बीच में होगा। तो मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में कितने परसेंटेज मेरे बॉटल्स आने वाले हैं, ऐसा ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। और अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ाई करी हुई है तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आपका 95% ऑफ द एरिया जो है वो कर्व का यहाँ पे कवर हो जाता है। और इसीलिए 95% आंसर होना चाहिए, बट आई थिंक ऑफिशियल आंसर की मैं कुछ और आंसर दिया हुआ था जिसे कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपको कोई डेफिनेट आंसर इसका नहीं दे रहा हूं, बट मेरे अकॉर्डिंग 95% शुड बी द करेक्ट आंसर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके। अगर आपको कोई और व्यू पॉइंट है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे मेजर करता है, ये आपको बताना है। होमोजेनिटी, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी। तो देखिए जी, अगर मैं इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करूं, इसको आप कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। आप ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे निकल कर आ जाएगा।
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को ये बताना है कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दो बैट्समैन हमारे पास है, बैट्समैन 1 है और बैट्समैन 2 है। जो बैट्समैन 1 का स्कोर रहता है, लेट सपोज 4 मैचेस के अंदर स्कोर उसका जो रहा, पहले मैच में 30 रहा, दूसरे मैच में 35 रहा, तीसरे मैच में 40 रहा और चौथे मैच में उसका स्कोर 45 रहा। और इसके अलावा एक और बैट्समैन है यहाँ पे, और इसके स्कोर की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में इसका स्कोर केवल 5 था, दूसरे मैच में इसका स्कोर जो है वो 45 पहुंच गया, तीसरे मैच में जो इसका स्कोर है वो 75 पहुंच गया, और फिर चौथे मैच में जो इसका स्कोर है वो 25 ही केवल रह गया। तो अगर आप दोनों का टोटल लगाएंगे तो आई थिंक दोनों का टोटल आपका लगभग बराबर ही आएगा, 150 दोनों का टोटल आएगा। बट आप कहेंगे सर मुझे पहला वाला बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा वाला बैट्समैन इतना कंसिस्टेंट आपको नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसमें वेरिएशन ज्यादा लग रही है, आपको वेरिएशन देखने में ज्यादा लग रही है। और अगर ये आपको वेरिएशन क्वांटिफाइबल टर्म्स में निकालनी हो तो उसके लिए आप क्या कंप्यूट करेंगे? आप उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तभी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा बैट्समैन अच्छे से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा, आप कहेंगे कि वो ज्यादा कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करता है। तो कंसिस्टेंसी आपको पता लग जाती है किससे? आपकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। जितना कम होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उतनी ही आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब है कि बहुत कम है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन बहुत कम है, और कंसिस्टेंसी आपकी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो आई होप ये सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, फॉर अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम्स आर 4, 14 एंड 6 डेज रिस्पेक्टिवली, इट्स एवरेज टाइम इज गोइंग टू बी। तो एवरेज टाइम यहाँ पे इसका कितना होगा? तो एवरेज टाइम अगर आपको निकालना होता है तो उसका सीधा फॉर्मूला है ऑप्टिमिस्टिक आपका टाइम प्लस 4 टाइम्स द मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक वाला टाइम डिवाइडेड बाय 6। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप इसे अप्लाई करेंगे। 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 24 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6। तो आई थिंक ये 42 डिवाइडेड बाय 6 बनेगा, और ये आपका 7 डेज निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना था और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इन द 6 सिग्मा क्वालिटी सिस्टम। तो आपका जो 6 सिग्मा का क्वालिटी सिस्टम है उसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल ऑफ ट्रेनिंग क्या है, आपको यहाँ पे एक बेल्ट की, यहाँ पे आपको जो है एक बेल्ट आपको यहाँ पे अवार्ड कर दी जाती है। तो आपका जितना ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग होगा उतनी ज्यादा एडवांस लेवल की बेल्ट आपको मिल जाएगी। तो कौन कौन से कलर की बेल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो कौन से लेवल की बेल्ट आपको मिलेगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो जी, यहाँ पे अलग अलग लेवल्स की अलग अलग बेल्ट्स है, और हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बेल्ट होती है, येलो बेल्ट होती है, ग्रीन बेल्ट होती है, ब्लैक बेल्ट होती है, और मास्टर ब्लैक बेल्ट यहाँ पे होती है। तो पहली अगर मैं बोलूं ब्लू बेल्ट होती है क्या? नहीं जी, ब्लू बेल्ट तो हमारे पास नहीं होती। येलो होती है आपकी, ब्लैक भी होती है, और यहाँ पे आपकी रेड वाली बेल्ट भी कोई बेल्ट नहीं होती है, ग्रीन वाली बेल्ट आपके पास होती है। तो आपका बी, सी और ई यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा सेट आर अंडरस्टूड यूजिंग द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, जिसका फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 कर लेते हैं परसेंटेज के लिए, उससे हमें क्या क्या डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगते हैं। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों निकाला जाता है? जब हमें ये जांचना हो कि हमारे पास जो हमारी टर्म्स दे रखी है वो एक दूसरे से कितनी ज्यादा दूर है, कितनी ज्यादा पास है, वो टर्म्स में कंसिस्टेंसी है या नहीं है, इन सब चीजों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास दो बैट्समैन है और उनके स्कोर जैसे आपको दे रखे हैं, एक बैट्समैन है उसका जो स्कोर रहा मैच के अंदर 30, 35, 40, 45, 4 मैच के अंदर ऐसा स्कोर उसका रहा, और दूसरा बैट्समैन है उसका स्कोर कुछ ऐसा रहा 5, 25, 75 और लेट सपोज 15। तो आपको ये देखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा बैट्समैन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है। इन दोनों का आप एग्रीगेट स्कोर निकालेंगे तो शायद ज्यादा दूर नहीं आएगा, आसपास ही निकल कर आएगा।
बट देखो जी यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंसी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो पहला वाला बैट्समैन है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, दूसरा वाला बैट्समैन कभी ज्यादा कभी कम, दूसरे वाले में आपकी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको बताया, डिस्पैरिटी भी बहुत ज्यादा है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ पहले वाले बैट्समैन में होमोजेनिटी बहुत, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा है, सॉरी, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा है, उसका जो स्कोर है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म ही रहता है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता। ठीक है जी। तो डिस्पैरिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी सीधे सीधे हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी मेरे ख्याल से यहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरलिंक नहीं कर सकते हैं, वो आपके बाकी ऑप्शंस के साथ भी मैच नहीं खाएगा। और अनबायसनेस तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, अनबायसनेस तो सीधा सीधा एक्सक्लूड ही हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप ई वाले पॉइंट को एक्सक्लूड कर देते हैं ना, तो दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं, बचता ही आपका पहला ऑप्शन है, तो फिर होमोजेनिटी वाली कंफ्यूजन वैसे भी दूर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल टेस्ट एग्जामिन्स द इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स? एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट और आपका कोलमोग्राफ स्मिर्नॉफ टेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो टेस्ट है जो कि इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स की बात करते हैं, वो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? वो आपका टी टेस्ट हो जाएगा, और उसका नॉन पैरामीट्रिक जो काउंटर पार्ट है वो यहाँ पे मैन विटनी यू टेस्ट हो जाएगा। तो बी और डी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following comprises the interdependent troika of waste, overburden and unevenness in the lean manufacturing? देखो, आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो ग्रुप ऑफ थ्री होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ, वो कौन से आपके ये पॉइंट्स के अंदर निकल कर आ रहा है? ट्रॉयका का मतलब होता है तीन तीन चीजों का यहाँ पे ग्रुपिंग। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस भी आपको तीन ही दिख रहे हैं, तो आपको तीन ही यहाँ पे चूज करना है। और लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इज दैट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहां पे कोशिश करते हैं कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें प्रोडक्टिविटी वगैरह ज्यादा हो और वेस्ट वगैरह कम से कम हो, तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग आपकी होती है। और आपसे पूछा जा रहा है वेस्ट, ओवरबर्डन और अनइवननेस को कौन सी टर्म्स नीचे यहाँ पे डिनोट कर रही हैं? तो मूरी है आपका, डेविएशन है, मूडा है, अनसर्टेनिटी है और मूरा है। देखो सीधे सीधे यहाँ पे आपके चूज हो जाते हैं मूरी, मूडा और मूरा। तो ये आपके तीनों टर्म्स है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग में। ये आपके जो तीनों टर्म्स है इनके यही मतलब होते हैं। जो आपका मूडा है उसका मतलब यहाँ पे होता है जो वेस्ट आप कर रहे हैं, नॉन वैल्यू एडिंग वर्क, जिसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, ऐसा काम आप मत करें। मूरा आपका यहाँ पे है अनइवननेस, यानी कि इनकंसिस्टेंसी, जो आपके काम में अनइवननेस आ रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी क्वालिटी अच्छी कभी क्वालिटी बुरी, तो इसको भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसके अलावा है मुरी, मुरी इज ओवरबर्डन, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपके काम के, आपके मशीन्स के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, तो उसे मुरी बोला जाता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो मूरी, मूडा और मूरा, ये तीनों आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ए, सी और ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following are considered as the principal standards in the ISO series developed by the International Organization for Standardization? तो ISO सीरीज जो आपकी है, खासकर जो 9000 वाली जो आपकी सीरीज है, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी से जुड़ी हुई है, और ये सीरीज हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इसके अंदर आपको काफी सारे स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं, 9001, 9002, 9003, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और देखो, ये सारे स्टैंडर्ड्स को ना अब मर्ज कर दिया गया था और एक नया स्टैंडर्ड ISO 9001 2000 यहाँ पे इशू कर दिया गया था। बट यहाँ पे कहा जाता है कि जो तीन ओरिजिनल स्टैंडर्ड है 9001, 9002 और 9003, ये आपके प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स है जो कि आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं क्वालिटी सिस्टम के, उनको डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यही आपके जो प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे बनेंगे, और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। सवाल थोड़ा सा डीप लेवल का था, इतना ज्यादा डीप नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा डीप शायद स्टैंडर्ड्स की नॉलेज किसी को नहीं होगी। बट अगेन, कुछ कुछ ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप दिमाग से तो नहीं आंसर कर सकते, आपको अगर फैक्ट की नॉलेज है तभी आंसर हो सकते हैं, और इतने सारे फैक्ट्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल तो सभी के लिए होता ही है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है, और देखो लिस्ट 1 के अंदर आपको कुछ प्रोजेक्ट नेटवर्क के कंसेप्ट दिए हैं, और लिस्ट 2 में उनके मीनिंग आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्रैशिंग एंड एक्टिविटी। तो क्रैशिंग जब हम करते हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पे कुछ कॉस्ट इनकर करते हैं ताकि हमारी किसी काम को करने की ड्यूरेशन कम हो जाए, तो ये आपका सीधा सीधा 4 से मैच हो जाएगा।
इसके बाद आपका प्रोजेक्ट नेटवर्क है, तो पूरा के पूरे नेटवर्क की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके ढेर सारे नोड्स और आर्क्स होंगे जो कि डिफरेंट नोड्स को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बिग प्रोजेक्ट नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ आपका वो पाथ होता है जो कि आपका लॉन्गेस्ट पाथ होता है फॉर दी प्रोजेक्ट नेटवर्क। आपके पूरे प्रोजेक्ट को करने का सबसे लंबा वाला पाथ, इट इज द क्रिटिकल पाथ, और इसमें कोई डिले आपको देखने को मिल गया तो फिर आपका पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो सी आपका 1 से मैच हो जाएगा। और इसके बाद है आपका क्रैश पॉइंट, यानी कि आपका है ऐसा वाला क्रैश पॉइंट जो है बेसिकली आपका ये वाला पॉइंट है जो कि आपको दिखाता है आपका क्या टाइम और कॉस्ट इनकर होगा जब आप किसी एक्टिविटी को पूरे तरीके से क्रैश कर लेते हैं, या कि जितना आप उसे कम समय में कर सकते हैं आप उतना कम समय में यहाँ पे उसे कर लेते हैं, तो क्या आपका टाइम और कॉस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो डी आपका 2 से मैच हो जाएगा और आपकी जो पूरी मैचिंग है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 की हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है अरेंज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द सिक्स सिग्मा प्रोसेस इन अ सीक्वेंस। तो आपकी जो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिक्स सिग्मा, इसमें सभी में कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर जोर दिया जाता है और क्वालिटी को लेकर ही आपको डिफरेंट स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपके स्टेप्स दिए गए हैं, तो आपको ये स्टेप्स जो है काफी सारे सिमिलर लग सकते हैं। आपको बहुत ही मुश्किल हो सकती है ये चूज करने में कि कौन सा आपका पहले आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आप इन स्टेप्स पे गौर से नजर डालेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो मुझे लग रहा है आना चाहिए, और 3 ऑप्शन में भी वो पहले आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि आप अपने रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे डिफाइन करें। तो आप डी को सबसे पहले ले आइए, और डी को आप पहले लेकर आ रहे हैं तो उसके बाद देखिए या तो बी आएगा या तो ई आ सकता है। तो बी हमारे पास है कि अपने मेजरमेंट जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसे वैलिडेट करें, करंट प्रोसेस की कैपेबिलिटी को एस्टेब्लिश कर लें। और आपका जो ई है वो कह रहे हैं लोअर और अपर परफॉर्मेंस लिमिट को डिफाइन करें, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन को आइडेंटिफाई करें, जो आपकी वेरिएशन के कॉजेज हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर सके। देखो वेरिएशन निकालना थोड़ा सा बाद में आना चाहिए, अभी हम तो करंट प्रोसेस की जानकारी अभी हमें यहाँ पे मिल गई है। सॉरी, अभी हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बना लिए, और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के साथ हम करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे वेरिएशन की जानकारी हो सकती है और उसके सोर्सेज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डी के बाद लॉजिकल है, स्टैंडर्ड्स बन गए तो करंट प्रोसेस की कैपेबिलिटी को आप देखें तो डी के बाद बिल्कुल यहाँ पे बी आना चाहिए, और इसमें भी आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद ए लेके आए या ई लेकर आए, या आपको सोचना है। सी तो आपका सबसे लास्ट में ही यहाँ पे आने वाला है। तो ए को अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, ये आपको कहते हैं डिस्कवर दी वेरिएशन रिलेशन फॉर दी वाइटल वेरिएबल्स एंड एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग टॉलरेंसेस ऑन दी ईच ऑफ दी वाइटल वेरिएबल। तो ए आपका कुछ ऐसी बात करता है, और ई हमने यहाँ पे पहले ही आपके साथ यहाँ पे देख लिया था। तो ई वाला आपको बेसिकली कहता है कि आप वेरिएशन कितनी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके क्या सोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और जो आपके वाइटल वेरिएबल्स जो आपको कंट्रोल करने चाहिए उनको आप आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है जी। तो ई आपका ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपके वाइटल वेरिएबल है उनको लेकर आप और आगे बढ़ जाएं, उनका रिलेशनशिप निकालने की बात कर रहा है ये। तो वाइटल वेरिएबल पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद ही उनके कुछ रिलेशनशिप निकलेंगे। तो 3 में आपका यही आना चाहिए और 4 में आपका ये जाना चाहिए, और सी जो है वो तो सबसे लास्ट में सभी में आ ही रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज इन द लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं, अगेन कुछ जापानीज वर्ड्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और जापानीज वर्ड्स को याद रखना वो भी सीक्वेंस में, आई नो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, बट एग्जामिनर को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज गोइंग टू आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। और अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये टर्म्स को आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, कौन सा टर्म पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखो जी, आपका जो सबसे पहले टर्म आने वाला है, जो सबसे पहले टर्म आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सीरी, जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट टर्म शायद आपको देखने को मिल रहा है। नहीं, शॉर्टेस्ट तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि सीसो और सीरी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट हाँ मैं ये चीज कह सकता हूं कि आपके दोनों सबसे बड़े बड़े जो टर्म्स है ना वो दोनों सबसे लास्ट में आते हैं, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। इतना कुछ अगर आप ऐसे कुछ तरीके से याद करना चाहते हैं तो कर सकता है, और इससे आपका जो आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाता है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टर्म यूज होती है दैट इज सीरी, जिसका मतलब होता है सॉर्टिंग, कि आप एक बार सॉर्टिंग कर लें और उसके बाद आप करेंगे स्ट्रेटनिंग, यानी कि एक बार आप काम को आपने सॉर्ट कर लिया अब उसको एक ऑर्डर में एक स्ट्रेट तरीके से आप उसे करना शुरू कर दें। और उसके बाद आता है सीसो यानी कि सिस्टमेटिक क्लीनिंग, और इसके मतलब है कि जो आपका काम हो रहा है उसको आप सिस्टमेटिकली देखते रहे, कोई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप करते रहे। और देखिए इसके बाद हमारे पास आया स्टैंडर्डाइजिंग, की काम को आप स्टैंडर्ड कर दीजिए,
और फिर उसके बाद आपका जो पूरा साइकिल है आप उसे सस्टेन करके रखिए, वो साइकिल को चलाते रहिए। तो ऐसा कुछ 5S का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। और आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। आई नो याद करना मुश्किल है, बट एग्जामिनर पूछ रहा है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स bxy एंड byx इक्वल्स आर स्क्वायर एंड कैन नॉट एक्सीड 1। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है, द एवरेज ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है कि दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन यहाँ पे दे रखा है। Assertion दिया, if the securities with less than perfect negative correlation between their price movements are combined, portfolio risk can be reduced significantly। तो देखो जी, अगर आप यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटीज को कंबाइन कर रहे हैं जिनका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के आसपास कोरिलेशन है, यानी कि एक अगर ऊपर जाती है और दूसरी आपकी नीचे आ जाती है, एक अगर 2 टाइम्स ऊपर जाती है तो दूसरी 2 टाइम्स ही नीचे आ जाती है, 10% बढ़ती है तो दूसरी 10% के आसपास ही नीचे आ जाती है। तो अगर आप ऐसी दो सिक्योरिटीज को कंबाइन कर रहे हैं तो आपका रिस्क जो है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक सिक्योरिटी ऊपर जाएगी तो दूसरी उतनी ही नीचे चली जाएगी, लगभग उतनी नीचे चली जाएगी। तो आपका ओवरऑल रिस्क बहुत सारा आप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद रीजन दिया, द टर्म विद द नेगेटिव कोरिलेशन हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो रिस्क गिवन द अदर टर्म्स दैट आर पॉजिटिव। तो नेगेटिव कोरिलेशन है तो एक आपकी ऊपर जा रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ा रही है, तो दूसरी आपकी नीचे ले आती है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे जो रिस्क है वो काफी कम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और इसीलिए हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाती है। और रीजन वाली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कैसे असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, उसे और ज्यादा इलेबोरेट कर रही है। तो A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option number 1 is going to be the correct answer for this question. सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आपके साथ स्टैटिस्टिक्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च के सवाल डिस्कस किए जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन व्हिच वाज कंडक्टेड इन मार्च 2023 उसमें पूछे गए थे। तो आई होप आज के सेशन से आपको कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, आपके कंसेप्ट शायद और ज्यादा क्लियर भी हो गए होंगे। इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।